नमस्कार दोस्तों। तो आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में फिर से स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज हम जीके जीएस प्रश्नों का जो है आज नया भाग लेकर आ गए हैं। तो इस भाग में हम जो है क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो अधिकतर बार रिपीट होते हैं। तो 48वें भाग में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो आज जीके जीएस का ये जो है 48वां भाग है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम पेड़ पौधे में उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो ये जो फ्लोएम होता है दोस्तों, उसका मुख्य कार्य होता है भोजन का संवहन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि भोजन का संवहन इसका मुख्य कार्य होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो देखिए दोस्तों, जो आरएनए है उसका संश्लेषण जो है वो डीएनए के द्वारा ही आरएनए का संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि आरएनए का संश्लेषण डीएनए के द्वारा होता है। ऐसे एक बार हम इसको वापस से चेक कर ले रहे हैं कि आरएनए का संश्लेषण, क्योंकि इसमें थोड़ा हमको डाउट है, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये ठीक है, डीएनए रह सकता है या फिर आपका न्यूक्लियस में होता है, जो कि किसके द्वारा होता है। तो ये पॉलीमरेज के द्वारा जो है इसका संश्लेषण होता है। तो पॉलीमरेज ये भी आप याद रखिएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे पॉलीमरेज। ये आपका हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी होती है। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे लंबी मानव कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि सबसे लंबी मानव कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस कोशिकांग को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। तो देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको कोशिका का विद्युत गृह या फिर आपको जो है किचन भी कहा जाता है, रसोई घर भी कहा जाता है कोशिका का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ये अपारगम्य या विभेदकीय या ठोस झिल्ली नहीं होती, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि प्लाज्मा जो है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या होता है। तो देखिए, जो कोशिका का ऊर्जा का आधार है वो हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा का आधार है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए का संरचना कैसा है। तो देखिए दोस्तों, जो डीएनए का संरचना है वो हमारा जो है डीएनए का संरचना है कैसा है। तो ये हमारा दोहरी कुंडलीकार डीएनए का संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल आप लोग सुने होंगे कि डबल हेलिक्स मॉडल जो है इस तरह से रहता है। तो ये डीएनए का जो है आपका प्रकार हो गया। तो इस तरह से डबल हेलिक्स मॉडल ऐसे करके डीएनए का संरचना रहता है दोहरी कुंडली में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइसोसोम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो लाइसोसोम होता है वो पाचन केंद्र होता है। और लाइसोसोम को एक और बात जान लीजिए कि इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है कि ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि लाइसोसोम एक पाचन केंद्र है और इसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई है। तो जो चार्ल्स डार्विन थे दोस्तों, उन्होंने जो है जीव जातियों की जो उत्पत्ति है वह जो है वो प्राकृतिक चयन द्वारा बताए हैं कि डार्विन साहब ने कि जीव जातियों के जो जीव जंतुओं हैं, जीव जातियां हैं जितने भी, उन सब की उत्पत्ति जो है प्राकृतिक चयन द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे कि प्रोटीरोजोइक, मिसोजोइक, पोलियोजोइक, प्री कैम्ब्रियन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है प्री कैम्ब्रियन हमारा सही हो गया कि प्री कैम्ब्रियन काल से ही जो है जीवन की उत्पत्ति हो पाई है। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जीवों की प्रति इकाई वर्गफल आयतन संख्या क्या कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, जीवों की प्रति इकाई वर्गफल संख्या जो है उसको जीव संख्या घनत्व कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नई जाति की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो दोस्तों, जो नई जाति होते हैं उसकी उत्पत्ति के जो कारण है वो जनन पृथक्करण तो होते ही हैं, ये फर्स्ट सही हो गया। विभिन्नता एवं संस्करण भी होते हैं, ये भी सही हो गया। चयन एवं उत्परिवर्तन भी होते हैं। तो यानी कि ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी यानी कि जनन पृथक्करण, विभिन्नता एवं संकरण एवं चयन एवं उत्परिवर्तन जो है ये सभी नई जाति की उत्पत्ति का कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रत्येक जीवित कोशिका होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें से प्रोटीन जो है सभी जीवित पदार्थों कोशिका मतलब सभी प्रोटीन में जो है प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम जो है दोस्तों वो जल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि अनुवांशिक जो अनुवांशिकता होती है उसकी इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, अनुवांशिकता होती है उसकी इकाई जीन या वंश प्रारूप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक बिहार एसएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोग भर ले। और आप लोग का देखिए, जो भी बिहार दरोगा का फॉर्म भरे थे बिहार एसआई का, उन लोग का एग्जाम जो है वो 17 तारीख को होने वाला है। तो आप लोग देखिए, परीक्षा केंद्र में हड़बड़ाहट से नहीं एग्जाम दीजिएगा, आराम से दीजिएगा, ठीक है। एग्जाम अच्छा जाएगा। नहीं तो आप हड़बड़ाएंगे तो क्या होगा कि आप घर में बहुत अच्छे नंबर ला रहे थे, वहां पे नंबर ही नहीं ला पाए अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से जो है दिक्कत हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि बिहार एसएससी का लास्ट डेट 9 तारीख को है। तो आप लोग पेमेंट नहीं किए हैं अभी तक तो पेमेंट कर ले, क्योंकि पेमेंट में लास्ट समय में हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए तो क्या कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर अपडेट होने में 24 घंटा 47 घंटा ले लेता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब गुणसूत्रों के बिना विभाजन के कोशिका विभाजन होता है दोस्तों तो उसे असूत्री विभाजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, काग कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्या है। तो ये जो काग कोशिका भित्ति है इसका एक महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो काग कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण कोशिका भित्ति का जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो सुबेरिन होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग क्या है। तो गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत जो होता है दोस्तों वो लगभग जो है 90% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, साइटोक्रोम किसमें सक्रिय होता है। तो देखिए दोस्तों, जो साइटोक्रोम होता है दोस्तों वो हमारा लाल प्रकाश में सक्रिय होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रेड अथवा इडली की लोई फूल जाती है, इसका क्या कारण होता है। क्योंकि देखिए, ब्रेड या जो इडली होती है उसके जो आटे होते हैं उसको रखा जाता है गूंद करके, तो उसमें ईस्ट कोशिका की वृद्धि हो जाती है और इसी कारण वो फूल जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर किस प्रयोग में आते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों वो केवल एसी परिपथ में प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरा रहा है। तो आप लोग जो भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं वो जो है अपना फॉर्म फिलअप कर ले प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और फॉर्म अपने सामने ही भरवाएं, ठीक है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि फॉर्म फिलअप में कुछ गलतियां हो जाती है जिसके कारण बाद में समस्याएं हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है। तो जो सूर्य प्रकाश है दोस्तों वो पृथ्वी पर उष्मा विकिरण के द्वारा पहुंचता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो जो विद्युत परिपथ होता है दोस्तों उसमें सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग जो है वो गलन बिंदु पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग गलन बिंदु पर किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ क्या कार्य करती है।
तो शुष्क सेल में जो कार्बन की छड़ है दोस्तों, वो एनोड का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज का दोस्तों, कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या करता है? तो क्या होता है दोस्तों कि यह जो है इलेक्ट्रॉन को गवा देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन गवाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें दोस्तों। तो जय हिंद, फिर मिलेंगे हम अगले सीरीज के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।